अब एलिस इन वंडरलैंड में एलिस ने वाइट क्वीन को अपना हक दिलाया और उसके बाद वो अपनी दुनिया में वापस आकर चली जाती है व्यापार करने। अब इस मूवी में हम देखते हैं कि एलिस वापस आ गई है 3 साल बाद। एलिस अब काफ़ी ज़्यादा होशियार और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो गई है। उसके बाद एलिस अपने देश में वापस आती है, अपनी माँ से मिलती है। एलिस और उसकी माँ एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। एलिस की माँ बताती है कि जिसके साथ उसने व्यापार शुरू किया था, हेमिस्ट के पिता, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब जो भी है हेमिस्ट ही संभालता है। हेमिस्ट वो आदमी है जिसके साथ 3 साल पहले एलिस ने शादी करने से इनकार कर दिया था, इसीलिए हेमिस्ट अभी भी नाराज है। अब हेमिस्ट की पार्टी में जब एलिस और उसकी माँ जाते हैं तो हेमिस्ट की शादी हो चुकी होती है, ऐसा एलिस देखती है। और उसके बाद एलिस को हेमिस्ट ये भी बता देता है कि अब वो किसी भी व्यापार में नहीं जा सकती, अब तुम इस कंपनी में 10% की हकदार नहीं रही। एलिस को ये सुनकर बहुत दुख होता है। एलिस को ये भी पता चलता है कि उसकी माँ ने वो घर हेमिस्ट के नाम पे कर दिया है, इसीलिए उसने 10% का हक भी हेमिस्ट ने एलिस के नाम से जो था वो हटा दिया है। एलिस को बहुत दुख होता है। एलिस को ये भी पता चलता है कि हेमिस्ट जल्दी ही जो एलिस के पिता का आखिरी जहाज था उसे कब्जे में कर लेगा। एलिस के हाथ में अब कुछ भी नहीं रहेगा। एलिस बाहर आकर गार्डन में रोने लगती है। तभी वहाँ पे वो बटरफ्लाई आ जाती है जो वंडरलैंड में हमेशा एलिस की मदद करती है। वो एलिस को हौसला देती है और उसके आगे आगे जाने लगती है। एलिस बटरफ्लाई के पीछे पीछे जाती है तो वो बटरफ्लाई एक कमरे के अंदर आकर एक मिरर के अंदर से कहीं और किसी और दुनिया में चली जाती है। एलिस भी अपना हाथ उस मिरर के अंदर डालती है तो देखती है उसका हाथ भी मिरर के उस पार चला गया। एलिस समझ जाती है कि यहाँ से वो वंडरलैंड की तरफ जा सकती है उस बटरफ्लाई के पीछे पीछे। एलिस हमेशा से ही वंडरलैंड जाना चाहती है हर किसी फेज़ में। अब वो मिरर के अंदर से वंडरलैंड की तरफ जाने लगती है तो वो बटरफ्लाई कहती है कि तुम जल्दी जाओ, उसको तुम्हारा इंतज़ार है। एलिस वंडरलैंड की तरफ जाती है। वंडरलैंड में जाते ही सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। सारे क्रिएचर, सारे पेड़ पौधे झूमने लगते हैं एलिस को देखकर। एलिस को पता चलता है कि हैटर अब दुखी है। हैटर अब किसी से बात नहीं करता। हैटर हमेशा रोता रहता है। दरअसल हैटर के साथ कुछ हादसा हुआ है जो इन लोगों को नहीं पता। वो अब हैटर से मिलने जाती है। हैटर दरवाज़ा खोलकर एलिस को देखकर बहुत खुश होता है। हैटर एलिस को एक छोटा सा हैट दिखाता है और कहता है कि देखो ये मेरी पहली हैट थी और अगर आज की दुनिया में ये सुरक्षित है तो मतलब मेरी फैमिली भी सुरक्षित है। एलिस कहती है ये कैसे पॉसिबल है, तुमने खुद कहा था कि ज़बरवकी ने तुम्हारी पूरी फैमिली को जला दिया था जिस दिन वो जंगल जला रहा था। हैटर कहता है नहीं, मेरी फैमिली सुरक्षित है, आज मुझे ये कंफर्म हो चुका है। और तब वो ये भी बोलता है कि मुझे एक और बात का अफसोस है कि मैं अपने पिता से उस आखिरी पलों में माफ़ी नहीं मांग पाया जिस दिन मुझे सच में उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। पता नहीं वो किस के बारे में बात कर रहा था, एलिस को नहीं समझ में आता। लेकिन जब एलिस को यकीन नहीं होता हैटर की बातों में तो हैटर को गुस्सा आ जाता है। हैटर एलिस को अपने घर से बाहर निकाल देता है और कहता है तुम मेरी एलिस नहीं हो सकती हो। एलिस वहाँ से चली जाके सीधे वाइट क्वीन के पास जाती है। वाइट क्वीन को वो सब कुछ बताती है हैटर के बारे में। अब वाइट क्वीन थोड़ा परेशान हो जाती है और फिर कहती है कि इसके लिए तुम्हें टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा एलिस। हम में से हमारी दुनिया वंडरलैंड के कोई भी क्रिएचर टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम अपने पास्ट में जाते हैं और हमारा पास्ट का जो रूप है उसने प्रेजेंट के रूप को किसी भी तरीके से देख लिया तो ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसलिए तुम हमारी दुनिया की नहीं हो। अगर टाइम ट्रैवल करना है तो तुम्हें ही करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हैटर की फैमिली सच में ज़िंदा है या मर गई। वो एक कमरे में लेकर आती हैं एलिस को जहाँ पे लोहे की चेन से बंधी हुई एक क्लॉक होती है। वो एक अलमारी होती है जिसके अंदर वो एलिस को जाने के लिए कहती है और कहती है कि अब तुम टाइम ट्रैवल कर सकती हो। जैसे ही अलमारी के अंदर एलिस जाती है वो एक ऐसे समय में पहुंच जाती है जहां पे सब कुछ बदला हुआ था, यानी कि बहुत बहुत पास्ट में चली जाती है। वो वहाँ जाके वो एक किले के अंदर जाती है और वहाँ वो टाइम को देखती है जो कि इंसानी जैसे रूप में होता है। वो वंडरलैंड की दुनिया का राजा होता है टाइम के मामले में। वो वक्त को कंट्रोल करता है वंडरलैंड की दुनिया का। वो कहती है कि मुझे टाइम ट्रैवल करना है इसलिए आप मुझे टाइम मशीन दे दीजिए, लेकिन टाइम मना कर देता है। कहता है मैं किसी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि वो टाइम में जाकर उस घटना के साथ कोई छेड़खानी करे, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं दिया जाएगा। और उससे वो बाहर निकाल देता है किले से। जैसे ही वो बाहर जाती है एलिस की नज़रें कुछ देखती हैं, जब वो रेड क्वीन को देख पाती हैं। दरअसल टाइम जो है वो वंडरलैंड का जो टाइम कंट्रोल करता है वो रेड क्वीन से प्यार करता है और रेड क्वीन वहाँ पे भी उस पर हुक्म चलाती है। और रेड क्वीन भी चाहती है कि टाइम उसे टाइम मशीन दे दे ताकि वो वाइट क्वीन से पास्ट में जाकर अपना बदला ले सके, और टाइम उसे भी टाइम मशीन नहीं दे रहा है। और इस तरीके से वहीं पे किले में चोरी चोरी जाकर एलिस जो है टाइम मशीन को चुरा लेती है, जो कि टाइम और रेड क्वीन को पता चल जाता है। वो लोग उसे रोकने की कोशिश तो करते हैं लेकिन नहीं रोक पाते हैं और एलिस चली जाती है उस वक्त में जहां वो जाना चाहती
थी और टाइम उसे नहीं रोक पाता, लेकिन टाइम के पास एक दूसरी टाइम मशीन है जिससे वो अब एलिस का पीछा करेगा। अब एलिस उस टाइम मशीन से उस पास्ट की टाइम पे पहुंच जाती है जब हैटर की फैमिली जिंदा थी। हैटर से वो एलिस मिलती है, लेकिन हैटर एलिस को नहीं पहचान पाता और वहाँ पे एलिस ने थोड़ी बहुत कोशिश भी की हैटर से दोस्ती करने की, लेकिन हैटर ने नहीं किया। उस दिन एक समारोह था जिस दिन वाइट क्वीन और रेड क्वीन को जो है गद्दी मिलने वाली थी, लेकिन मेन क्वीन डिक्लेयर होने वाली थी रेड क्वीन। अब रेड क्वीन के सर पे ताज पहनाया जाता है, लेकिन रेड क्वीन का सर बड़ा होता है और ताज टूट जाता है, जिस वजह से वहाँ खड़ा हैटर हंसने लगता है और हैटर के हंसने की वजह से वहाँ पूरी प्रजा हंसने लगती है। रेड क्वीन को गुस्सा आ जाता है। रेड क्वीन सबको सज़ा दे देती है कि सबका गला काट दिया जाएगा। इससे रेड क्वीन के जो फादर है वो नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम में रानी बनने के कोई गुण नहीं है, इसलिए मैं वाइट क्वीन तुम्हारी छोटी बहन को इस इलाके की रानी घोषित करता हूँ, जिस वजह से रेड क्वीन काफ़ी नाराज़ हो जाती है और हैटर के पिता हैटर पे उस वक्त बहुत नाराज़ होते हैं कि तुम हंसे इसलिए जो है एक रानी से उसकी गद्दी छीन गई। हैटर कहता है कि उसका सर बड़ा था इसलिए मुझे हंसी आ गई। वो अपने कहे पे बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होता और हैटर के पिता बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं हैटर के इस बिहेवियर से। यही वो पल था जब हैटर को शायद माफ़ी मांगनी चाहिए थी और उसने नहीं मांगा था और इसका अफसोस उसे आज प्रेजेंट में है। हैटर अपने पिता से इतना नाराज़ हो जाता है कि उन्होंने सबके सामने उसको डांट दिया। वो राज्य छोड़कर जाने की बात करता है। जो एलिस है वो हैटर को रोकती है कि तुम मत जाओ, तुम्हारा फैमिली खतरे में है, लेकिन वो नहीं मानता, वो चला जाता है। इसके बाद एलिस को पता चलता है कि रेड क्वीन जब पैदा हुई थी तब से ऐसी नहीं थी। दरअसल रेड क्वीन का जो सर है वो किसी चीज़ से टकराया था, जिस वजह से उसका सर इतना बड़ा हो गया। अब एलिस को लगता है अगर वो टाइम ट्रैवल करके जाएगी और वो रेड क्वीन का सर टकराने से रोक लेगी तो रेड क्वीन का सर बड़ा नहीं होगा और वो ऐसी नहीं होगी, जिस वजह से हैटर और उसके फैमिली की लड़ाई भी नहीं होगी। वो सब कुछ ठीक कर सकती है। वो जाती तो है टाइम ट्रैवल करके, लेकिन रेड क्वीन का सर उस बड़े से चीज़ से टकराने से नहीं रोक सकती और रेड क्वीन का सर टकरा जाता है और उसका सर बड़ा हो जाता है। इसी वक्त एलिस को एक और बात पता चलती है कि हैटर ने अपनी ज़िंदगी की पहली हैट, वो छोटी सी ब्लू हैट बनाई थी, जो हैटर को अभी मिला और उसे पता चला है कि ये सही है तो मतलब उसकी फैमिली भी जिंदा है। अब एलिस जो है वहाँ से बाहर निकलने ही वाली होती है, लेकिन वहाँ पे टाइम अपनी दूसरी टाइम मशीन से एलिस का पीछा करता हुआ आ जाता है। एलिस थोड़ी देर के लिए छुपने के लिए अपनी दुनिया में जाती है, अपनी माँ से मिलती है और वापस वंडरलैंड में आ जाती है टाइम को धोखा देते हुए। और यहाँ के वो हैटर से मिलती है। हैटर काफ़ी बीमार है, मर जाएगा अब वो, लेकिन एलिस आती है और कहती है कि देखो मुझे एक बात पता चली है टाइम ट्रैवल के दौरान कि तुम्हारी फैमिली को जो रेड क्वीन ने बंदी बनाकर रखा है, मारा नहीं है, जलाने का सिर्फ नाटक किया है। तुम उठो और ये छोटी सी हैट पकड़ो और चलो हम तुम्हारी फैमिली को बचाने चलते हैं। अब हैटर ये एलिस की सारी बातें सुनकर धीरे धीरे ठीक होने लगता है और कहता है कि मुझे पता है तुम ही मेरी एलिस हो, चलो हम अपनी फैमिली को बचाते हैं। ये लोग अपने साथ में वाइट क्वीन को भी ले लेते हैं और ताकि ये लोग टाइम में ट्रैवल करके हैटर की फैमिली को बचा सके। वहीं टाइम अपने प्यार में जाकर रेड क्वीन को बता देता है कि जो एलिस है उसे सब कुछ पता चल चुका है, वो कभी भी आपके पास आएगी हैटर की फैमिली को छुड़ाने के लिए। लेकिन सबसे पहले रेड क्वीन टाइम को बंदी बनाती है और इंतज़ार करती है कि कब वाइट क्वीन और एलिस आएंगे उससे सवाल जवाब करने के लिए। जैसे ही वो लोग आते हैं, हैटर एक कमरे के अंदर आता है और वो देखता है कि एक छोटा सा एंट हाउस जैसा बना हुआ है। वहाँ पे एक हैट का निशान है। वो उस एंट हाउस को अच्छे से देखता है। वो देखता है उसकी फैमिली अंदर बहुत छोटे छोटे रूप में बंद है। दरअसल रेड क्वीन ने उन सब की साइज़ छोटी करके उसे उस एंट हाउस में बंद कर दिया था। अब हैटर उस पूरे एंट हाउस को ले लेता है क्योंकि उसे नहीं पता उसकी फैमिली को उसे बड़ा कैसे करना है। इतनी देर में रेड क्वीन आ जाती है और टाइम मशीन जो है वो एलिस से छीन लेती है उन सबको बंदी बनाने के बाद, और टाइम मशीन को बड़ा करके वो अपनी बहन वाइट क्वीन को लेकर टाइम के पास्ट में ट्रैवल करती हैं, जहां ये दोनों बड़ी बहनें पहुंच जाती हैं इनके बचपन में। जहां एक दिन की बात है जब वाइट क्वीन और रेड क्वीन की मॉम जो है इन दोनों को डांट रही होती हैं इस बात पर कि रेड क्वीन के बेड के सामने कुछ केक के टुकड़े मिले थे, तो इन दोनों की माँ को लगा था कि रेड क्वीन ने वो केक खाया। दरअसल केक खाने की बाद इनकी माँ ने इनको मना किया था कि मत खाना। होता कुछ ऐसा है कि वाइट क्वीन ने केक खा लिया था और रेड क्वीन को डांट पड़ी, इसलिए केक के टुकड़े रेड क्वीन के बेड के सामने फैला दिए थे और रेड क्वीन ये प्रूफ नहीं कर पा रही थी कि उसने वो केक नहीं खाया है और वो अपनी माँ की डांट से बचने के लिए भाग रही थी और तब उसका सर किसी बड़ी चीज़ से टकराता है और उसका सर बड़ा हो जाता है। ये जो है वो ये दोनों बड़ी बहनें दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुन रही थी, लेकिन जब बार बार रेड क्वीन अपने बचपन में ये बात बोलने की कोशिश कर रही थी कि उसने केक नहीं खाया तो वो नहीं कर पा रही थी। इतनी देर में बड़ी रेड क्वीन को गुस्सा आ जाता है और वो दरवाज़ा खोल के एकदम से बोलने जाती कि वो केक मैंने नहीं खाया था। तभी
रेड क्वीन का बचपन और रेड क्वीन का जो बड़े वाला रूप है एक दूसरे को देख लेते हैं और वहीं से दुनिया ख़त्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यही भविष्यवाणी में लिखा था कि जब भी कोई एक रूप दूसरे रूप को देखेगा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, पूरी दुनिया ख़त्म होने लगती है। तभी वहाँ पे टाइम मशीन जो दूसरा हिस्सा था उसको लेकर एलिस आ जाती है वाइट क्वीन के पास। वो वाइट क्वीन को उसमें बिठा के ये लोग भागना शुरू करते हैं, हैटर, एलिस और वाइट क्वीन। एक पीछे की तरफ से दुनिया ख़त्म होती है, ये लोग आगे की तरफ दौड़ते हैं और वापस उसी दुनिया में आ जाते हैं, वंडरलैंड की दुनिया में। लेकिन वहाँ भी ये पूरी दुनिया ख़त्म होने लगती है, वाइट क्वीन, हैटर सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, मूर्ति में कन्वर्ट हो जाते हैं। एलिस के ऊपर भी पूरा जो है असर होने ही वाला होता है, लेकिन एक ही शर्त थी, अगर टाइम मशीन को किसी तरीके से अपनी जगह पे रख दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एलिस पत्थर बन जाती है, उसके पहले ही वो टाइम मशीन को अपने जगह पे रख देती है और धीरे धीरे एक लाइट निकलती है और फिर वापस से सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। हैटर, वाइट क्वीन सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पास्ट में दिखाते हैं कि वाइट क्वीन ने रेड क्वीन से माफ़ी मांग ली, कहा कि मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने वो गलती नहीं की होती तो शायद तुम्हारा सर कभी नहीं टकराता और तुम्हारा ये रूप कभी भी नहीं होता। रेड क्वीन जैसे ही वो माफ़ी वर्ड सुनती है वो माफ़ कर देती है अपनी बहन को। और वहीं दूसरी तरफ हैटर का फैमिली भी अपने आप वापस आ जाता है और हैटर अपनी पूरी फैमिली से मिल लेता है। अब हैटर पूरी तरीके से ठीक भी हो चुका है। एलिस को अब अपनी दुनिया में वापस जाना है। हैटर कभी भी नहीं चाहता कि एलिस अपनी दुनिया में वापस जाए, लेकिन एलिस की भी फैमिली है, इसलिए एलिस ये बोलकर अपनी फैमिली की तरफ वापस आ जाती है। यहाँ एलिस की माँ इस दुनिया में हेमिस्ट को अपने पिता का आखिरी जहाज, अपने पति का आखिरी जहाज भी दे रही होती है। तो एलिस आकर कहती है, हाँ दे दो माँ, वैसे मैं भी, मेरे लिए अब किसी की आखिरी निशानी कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखती, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। एलिस की माँ ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो हेमिस्ट को कहती है, मैं तुम्हें अपने पति का आखिरी जो निशानी थी वो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। और वो एलिस का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। और इस बार दिखाते हैं कि एलिस वापस से ट्रैवल करने, व्यापार करने जहाज से जा रही है और इस बार एलिस की माँ भी एलिस के साथ है। और इस तरीके से एलिस इन वंडरलैंड का पार्ट 2 भी ख़त्म हो जाता है।